So, hello everyone, welcome back to this channel. This is lecture number 16 of fluid mechanics, and in this lecture we are going to study a topic called as Newton's law of viscosity. तो दोस्तों हम लोग आज एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, ये बेसिकली विस्कोसिटी की आ गई एक टॉपिक था, लेकिन ये मिस हो गया था, इसलिए मैंने इस लेक्चर में इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। लेक्चर नंबर 16 में उसी टॉपिक से हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हम लोगों ने विस्कोसिटी खत्म किया था। ठीक है, तो विस्कोसिटी का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे, इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड which means या which offers the resistance of movement of one layer of a liquid over another layer। मतलब कहने का ये है कि विस्कोसिटी किसी भी लिक्विड के मूवमेंट को रेजिस्ट करती है। मतलब कोई भी फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा होगा तो उसके फ्लो को रोकेगी, यानी रिटार्डेशन देती है, तो उसको हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। अब यहाँ पे टॉपिक आ रहा है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। जैसे अगर हम विस्कोसिटी की बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा था, विस्कोसिटी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, विस्कोसिटी हमने जो पढ़ा था, नॉर्मली हम लोग डायनेमिक विस्कोसिटी ज़्यादा यूज करते हैं, म्यू जिसको कहते हैं। ठीक है, ये विस्कोसिटी दो होती है, एक डायनेमिक और एक होता है काइनेमेटिक। तो काइनेमेटिक तो हम डायनेमिक वाले से फाइंड आउट करते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे कि म्यू जो है यानी डायनेमिक विस्कोसिटी उसको लेके चलेंगे, जिसको हम लोग नॉर्मली विस्कोसिटी कहते हैं, इसको हम लोग डायनेमिक विस्कोसिटी भी कहते हैं। ठीक, अब जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसमें ये मतलब है कि हम लोगों ने ये देखा था कि विस्कोसिटी क्या है। जैसे एक लेयर ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, तो और एक लेयर ऐसे मूव कर रहा है, तो इन दोनों लेयर्स के बीच में अगर इसकी वेलोसिटी u होगी तो इसकी वेलोसिटी u प्लस du होगी, और इनके बीच का थिकनेस हमारा dy आ रहा था। अगर किसी को वेलोसिटी प्रोफाइल याद हो तो मैंने बताया था वेलोसिटी प्रोफाइल के बारे में कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक साइड डेप्थ रख लेते हैं, एक साइड u रख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग y, यहाँ पे u रख लेते हैं। ठीक है, और ये आपका एक वेलोसिटी प्रोफाइल है किसी भी लिक्विड का, मान लेते हैं। ठीक, दिस इज वेलोसिटी प्रोफाइल। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये देखा कि जब एक विस्कोसिटी मतलब एक लेयर अपने ऊपर या अपने नीचे वाले लेयर के मूवमेंट को रोक रहा है, तो जब वो इस तरह से मूवमेंट होगी लेयर वाइज लेयर, तो क्या होगा कि उसके अंदर वो जो विस्कोसिटी है वो एक शियर स्ट्रेस इंड्यूस करता है। मतलब एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो वहां पे क्या होगा कि वो वहां पे शियर स्ट्रेस इंड्यूस करने की कोशिश करेगा, दैट इज टाउ। ठीक है, तो हमने क्या निकाला कि जो टाउ है शियर स्ट्रेस जो कि विस्कोसिटी के द्वारा आया था, तो ये देखा गया कि टाउ इज प्रोपोर्शनल टू du अपॉन dy, यानी कि दो लेयर के बीच की दूरी और उन दो लेयर्स के बीच का वेलोसिटी डिफरेंस। मतलब एक का वेलोसिटी u है तो दूसरे का u प्लस du, तो चेंज कितने का आ गया, du का। तो चेंज इन वेलोसिटी du और चेंज इन द डेप्थ ऑफ फ्लो दैट इज dy, इन्हीं का रेशियो जो होता है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये du अपॉन dy जो लिखा है ये कहलाता है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये सब मैं बता चुका हूँ, बस रिमाइंड करा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो अब यहाँ पे क्या देखना है हमें कि जो ये टाउ है ये इसके प्रोपोर्शनल चल रहा है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। तो अब आपको क्या एनालाइज करना है, आपको एनालाइज ये करना है कि ये जो शियर स्ट्रेस है ये किसकी वजह से आ रहा है, ये इनके इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग यानी जो इनका कोहेशन फोर्स है उसकी वजह से आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। तो हम ये लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू म्यू du अपॉन dy। यहां तक हम लोग विस्कोसिटी में पढ़ चुके हैं कि शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू du अपॉन dy, जहां पे du अपॉन dy वेलोसिटी ग्रेडियंट, टाउ जो होता है वो आपका होता है शियर स्ट्रेस, वेयर टाउ इज शियर स्ट्रेस। ठीक, म्यू पता है, और du अपॉन dy को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट या रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन,
या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ये तीन चीजें बोली जाती हैं। तो अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो थोड़ा बहुत तो ये आप नोट कर लो, तब मैं इस टॉपिक को कंटिन्यू करता हूँ। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी पे आते हैं इस टॉपिक के बाद ही। इतना आप नोट कर लो कि टाउ बराबर म्यू डी यू अपॉन डी वाई होता है, ठीक है। सो आई थिंक ये नोट हो गया होगा सभी लोगों का। तो अब हम चलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पे। तो देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है, इसका डिफिनीशन लिखा जाए तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहेगा, सिंपल, कि जो शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डी यू अपॉन डी वाई के, ठीक है। मतलब अगर डिफिनीशन की बात करो तो अगर डिफिनीशन नोट करना हो तो आप डिफिनीशन नोट कर लो यहाँ पे कि इट स्टेट्स दैट, मतलब कह सकते हो कि न्यूटन्स लॉ स्टेट्स दैट द शियर स्ट्रेस on a fluid element layer is directly proportional to the rate of shear strain. It states that the shear stress यहाँ लिख सकते हो, it states that the shear stress यानी टाउ is directly proportional to the shear strain rate, जिसको हम लोग लिखते हैं डी यू अपॉन डी वाई से, ठीक है, शियर स्ट्रेन रेट। और शियर स्ट्रेन रेट को और क्या कह सकते हैं हम लोग, अभी बताया मैंने, डी यू अपॉन डी वाई जो आपने लिखा हुआ है इसी को हम लोग कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हो, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक, या रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन भी कहा जाता है। और रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन मतलब डी यू अपॉन डी वाई का तीन नाम है, पहला वेलोसिटी ग्रेडियंट, दूसरा रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन और तीसरा रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो तीन नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो मतलब क्या होगा कि अब न्यूटन लॉ ये हो गया कि टाउ इज प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। मतलब क्या हुआ इसका, दिस मीन्स दैट टाउ इज प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। मतलब जैसे जैसे इनका ग्रेडियंट बढ़ते जाएगा, मतलब ये जो लाइन है जैसे ये बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टाउ भी बढ़ेगा। मतलब क्या, अगर ग्राफ प्लॉट करो ऐसे, ठीक है, अगर हम ऐसे लिखते हैं टाउ, यहाँ लिखते हैं डी यू अपॉन डी वाई, तो ये लॉ क्या कहता है कि ये हमको एक स्ट्रेट लाइन देगा जो 45 डिग्री पे ऐसे जा रही होगी सीधे सीधे, ठीक है। मतलब ये जो लाइन जाएगी टाउ और डी यू अपॉन डी वाई के, ये लॉ इसको डिफाइन करता है कि अगर हम शियर स्ट्रेस और डी यू अपॉन डी वाई में कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें एक लीनियर मिलेगा लाइन, ठीक है, जो इन दोनों को बताता कि सिमेट्रिक होगा यहाँ से, ठीक है। यही आपका बनाएगा 45 डिग्री पे। और ये जो लाइन जाएगी तो
इस लाइन को हम कह देंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉलो कर रहा है। तो इस लाइन पे जितने भी फ्लूइड आएंगे, मतलब ऐसे फ्लूइड जिनका शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट दोनों आपस में प्रोपोर्शनल चल रहा होगा, जितने भी फ्लूइड इसको फॉलो करेंगे उनको हम लोग बोल देंगे न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। अभी हम केवल ओवरव्यू दे रहे हैं, इसके बाद मैं एक लेक्चर लूंगा जिसमें रियोलॉजिकल डायग्राम हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, जहाँ पे न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, आइडियल प्लास्टिक वगैरह, थिक्सोट्रॉपिक, डाइलेटेंट, सूडोप्लास्टिक, ये सारे फ्लूइड्स के बारे में हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम जान लेते हैं कि भाई जो हमें पढ़ना है, डाइलेटेंट क्या होगा, आइडियल प्लास्टिक क्या होगा, नॉन न्यूटोनियन में दोनों आ सकते हैं, तो सूडोप्लास्टिक का मतलब क्या हुआ, न्यूटोनियन फ्लूइड का मतलब क्या हुआ। तो उसको समझने के लिए हमें ये बेसिक जानना जरूरी है, क्योंकि वो तो हम रट लेंगे कि डायग्राम है, हाँ ठीक है ऐसे याद हो जाएगा, लेकिन हमें समझना जरूरी है कि हम ये पढ़ रहे हैं तो इसका क्या मतलब होगा, इससे हम क्या डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी हम एक सिंपल ग्राफ से समझते हैं कि जब टाउ और डी यू अपॉन डी वाई यानी शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन दोनों आपस में प्रोपोर्शनल होंगे, तो उस समय जो लाइन मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और उस पर जितने भी फ्लूइड ऑकर होंगे उनको हम बोलेंगे न्यूटोनियन फ्लूइड। तो ये जो टाउ, ये इसकी डिफिनीशन हो गई, तो जो इसको ओबे कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो फ्लूइड होते हैं, एक आपका होता है न्यूटोनियन फ्लूइड और एक आपका होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। दो तरह के फ्लूइड होते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड और एक आपका होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अब इसके अकॉर्डिंग मतलब क्या हुआ, लिख सकते हो यहाँ पे, लिख सकते हो न्यूटोनियन फ्लूइड में ऐसे फ्लूइड विच ओबेज द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ऐसे फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को मानते होंगे उनको हम बोलेंगे न्यूटोनियन फ्लूइड। और दूसरे में हो जाएगा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, मतलब ऐसे फ्लूइड जिनको मतलब कह सकते हो कि वो आपका कह सकते हो कि इस न्यूटोनियन लॉ को नहीं मानते, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो कहता है कि शियर स्ट्रेस वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए या शियर स्ट्रेन रेट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तो जो फ्लूइड इसको नहीं फॉलो करेंगे उनको हम बोलेंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे क्या, विच डू नॉट ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, मतलब जो न्यूटन लॉ को मान रहा है, यानी जो न्यूटन्स का लॉ कहता है विस्कोसिटी के रिगार्डिंग कि शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन रेट के प्रोपोर्शनल चलेगा, यानी टाउ प्रोपोर्शनल डी यू अपॉन डी वाई, तो जो फ्लूइड इसको मानेंगे, मतलब जो भी फ्लूइड इस लॉ को फॉलो करेंगे उनको हम कहेंगे न्यूटोनियन फ्लूइड, और जो इस फ्लूइड इस लॉ को नहीं मानेंगे उनको हम लोग कह देंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। तो ये इतना आप नोट कर लीजिए न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल बताता हूँ आप लोगों को, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको रब करके वहां एग्जांपल लिख के थोड़ा समझाता हूँ आप लोगों को, ठीक है।
सो आई थिंक ये आपका नोट हो गया होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बेसिकली ये डिफिनीशन थी। अब अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉलो करने वाले जो फ्लूइड हैं उनको हम लोग बोल रहे हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, और जो नहीं फॉलो कर रहे हैं उनको हम लोग बोल रहे हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर प्रैक्टिकल लाइफ में इन चीजों को गवर्न किया जाए कि हम जो डेली लाइफ में फ्लूइड देख रहे हैं अपने आसपास उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। तो देखो न्यूटोनियन फ्लूइड अगर मैं एग्जांपल देता हूं तो जितने भी इंजीनियरिंग फ्लूइड्स होते हैं, मतलब जिसके ऊपर हम कहीं ना कहीं उसको किसी मशीनरी में यूज करते हैं या किसी सिस्टम में यूज करते हैं जिसपे हम लोग वर्क करते हैं। बेसिकली जैसे आपका हो गया वाटर, वाटर क्या है, डेली यूज में आता है, सप्लाई के लिए, पाइपलाइंस के लिए वाटर सब में जाता है, ठीक है। तो वाटर को एज अ कह सकते हो कि आइडियल फ्लूइड माना गया है लिक्विड के केस में, ठीक है, क्योंकि वाटर ही नेक्स्ट टू आइडियल फ्लूइड के कंडीशन में आता है, मतलब उसकी विस्कोसिटी ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होती है लेकिन नेग्लिजिबल होती है, ठीक। डेंसिटी उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है वाटर की वो लगभग लगभग आइडियल फ्लूइड से मैच करती हैं, तो वाटर को हम लोग नॉर्मली आइडियल फ्लूइड कहते हैं। तो उसी सेंस में यानी जब वाटर के ऊपर हम जितना स्ट्रेस जनरेट होगा, मतलब जब वाटर फ्लो कर रहा होगा तो जो उसका du अपॉन dy है यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट या शियर स्ट्रेन रेट, मतलब जिस तरीके से डिफॉर्म हो रहा होगा उस पर लगने वाला शियर स्ट्रेस और ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल चलेंगे। ऐसा नहीं है कि वाटर पे फोर्स हम कुछ अमाउंट में लगा रहे हैं, मान लो ऐसे कर सिंपल समझो कि वाटर पे हम लोग फोर्स x लगा रहे हैं तो y स्पीड से जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। वो x लगा है तो x के रेट से ही वो आगे ट्रेवल करेगा। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं तो ऐसे ही जो भी फ्लूइड जिसमें ये प्रोपोर्शनल यानी ये स्ट्रेट लाइन देगा उसको हम न्यूटोनियन फ्लूइड कहेंगे। अब एग्जांपल के लिए मैंने क्या बताया कि एक आपका हो गया वाटर जिसको सबसे बेस्ट माना गया एग्जांपल के लिए, ठीक। वाटर के अलावा बहुत सी चीजें हैं जैसे आपका पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, ठीक है, मर्क्यूरी और भी इंजीनियरिंग फ्लूइड, डीजल, ठीक है। तो जो भी फ्लूइड यानी जिसको हम लोग किसी एक्सपेरिमेंट के तौर पर, जैसे पेट्रोल से आप कंबसन करते हो, डीजल से कम इंजन चलते हैं, ठीक है, मर्क्यूरी को हम लोग कहीं ना कहीं लैब में या मीटर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में यूज करते हैं जैसे आपका मैनोमीटर, ठीक है। तो इन सब में हम लोग यूज करते हैं इसको, यानी जिन भी फ्लूइड्स को हम लोग यूज करते हैं वो नॉर्मली सबके सब न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं, मतलब किसी मशीनरी या किसी डिवाइस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अगर वो इस लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो हम लोग इसमें उसको यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो आपके बाइक का इंजन है, ठीक है, बाइक के इंजन में आपने मोबिल ऑयल डाला हुआ है, ठीक है, और उससे कंबसन के लिए आपने पेट्रोल डाला हुआ है, तो ये सारे के सारे आपके क्या है, न्यूटोनियन फ्लूइड है, क्योंकि इसके ऊपर कह सकते हो कि टाइम का, टेम्परेचर का और प्रेशर का कोई ऐसा इफेक्ट नहीं आता है कि जिससे ये कह सकते हो कि अपना केमिकल स्टेट चेंज करते हो, मतलब जैसे उनके कंपोजिशन में कोई चेंज आ रहा हो, उनके स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ रहा हो, ऐसा कुछ चेंज आपको नहीं मिलता है। अब ऐसे समझो जैसे आप पेंट है, आपके घर में पेंट का डब्बा रखा होगा, अगर उसको कई दिनों तक रख दो तो वो जम जाता है। देखा होगा आपने कि पेंट आके रखा हुआ है, अगर यूज नहीं हुआ तो पूरा पूरा बाल्टी वो पेंट का जम जाएगा, उसको आपको फेंकना पड़ेगा। लेकिन उसी डब्बे में मोबिल ऑयल रखा हो, ठीक है, या मिट्टी का तेल रखा हो जो केरोसिन ऑयल होता है, वो नहीं जमेगा। डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, आप देखते हो आपकी गाड़ी की टंकी में पेट्रोल रहता है तो क्या वो जम जाएगा? 6 महीने बाद भी टंकी खोलोगे तो पेट्रोल वहीं का वहीं रहेगा। हाँ, थोड़ा बहुत इवेपोरेट हो सकता है लेकिन उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेगा कि भाई वो पेट्रोल था तो पेट्रोल से वो जम के सॉलिडिफाई हो गया, ऐसा कुछ चेंज नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन उसी आप टंकी में अगर आप अपने बाइक के पेंट रख दो, टोमेटो केचप डाल दो, कोई भी ऐसा जो नॉर्मल इंजीनियरिंग फ्लूइड में नहीं आता है, जैम हो गया, हनी हो गया, चॉकलेट सिरप हो गया, तो ये सब क्या करेंगे, ये सब टाइम डिपेंडेंट फेनोमिना में चले जाते हैं कि टाइम के साथ साथ ये चेंज होते रहेंगे, इनका स्ट्रक्चर चेंज होगा, इनके मॉलिक्यूलर बिहेवियर चेंज होंगे, तो उनको हम लोग बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो यहाँ जैसे आप समझो कि न्यूटोनियन फ्लूइड का अगर एग्जाम्पल लें तो आप कह सकते हो, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो वाटर, ठीक है,
आपका हो गया पेट्रोल, ठीक है। मैं ये रब करता हूँ डायग्राम, तभी आगे लिखने को मिलेगा। वाटर हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, ठीक, मर्क्यूरी हो गया, एंड लिख सकते हो अदर इंजीनियरिंग फ्लूइड्स, मतलब और भी इंजीनियरिंग फ्लूइड्स जो होंगे उनको हम न्यूटोनियन फ्लूइड कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे इस लॉ को फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टाइम डिपेंडेंट फेनोमिना में इनका कोई स्ट्रक्चरल बिहेवियर चेंज नहीं करेगा। कहते हो कि कोई इसमें केमिकल रिएक्शन ऐसा नहीं होगा कि जिससे इनकी परफॉर्मेंस घट जाए, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना कि बाइक में आप पेट्रोल रखोगे तो 6 महीने बाद भी पेट्रोल पेट्रोल ही रहेगा, लेकिन पेंट है 6 महीने बाद पेंट आपका जम जाएगा, किसी काम में नहीं आ सकता वो पेंट, ठीक है। तो मतलब ये सारे लिक्विड जिनको हम जनरल यूज इसीलिए करते हैं, जैसे आपका मैनोमीटर है, किसी फैक्ट्री में मैनोमीटर लग गया, अब उसमें अगर ऐसा होता कि मरकरी की जगह हम उसमें मान लो मरकरी की जगह हम लोग कह सकते हो कि ब्लड रख देते फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मिल्क रख देते, तो ब्लड और मिल्क क्या होंगे कि कुछ देर में उनके अंदर जैसे एक तरीके से कह सकते हो कि ब्लड भी क्या है, जम जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से उसमें क्या है कि वो हो सकता है कि मशीन काम करना बंद कर दे। तो हमें जहां भी किसी मशीनरी में, किसी कहते हो कि फंक्शनल डिवाइस में जहां पे वो चीज ऑपरेट हो रही है उसी से, तो उसमें हम इन जनरल न्यूटोनियन फ्लूइड ही रखते हैं, क्योंकि इसमें हमें ये चीज कॉन्टिन्यूअस देखनी पड़ती है कि भाई शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन रेट आपस में प्रोपोर्शनल चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। कोई ऐसा दूसरा फैक्टर तो नहीं है जो इसको गवर्न कर रहा है। अगर ऐसा कोई फैक्टर आएगा तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे कहने को तो आपका हनी भी आपका फ्लूइड है, लिक्विड है, ठीक है, चॉकलेट सिरप भी लिक्विड है, ठीक है, बटर है, टूथपेस्ट है, ठीक है, जिलेटिन सोल्यूशन है, स्टार्च सोल्यूशन है, तो ये सब के सब आपके फ्लूइड हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इन सबों में जो भी ऐसे दिक्कत आएगी, जैसे आप किसी लिक्विड में इसको किसी मशीन में लगा दोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, बाद में उसका फंक्शनल बिहेवियर चेंज हो जाएगा समय के साथ साथ, तो उसके द्वारा मतलब ये हमारा उतना इफेक्टिव नहीं होने लगेगा। तो यानी ऐसे फ्लूइड जिनको हम डेली किसी मशीनरी पर्पज या किसी डिजाइनिंग पर्पज या इंजीनियरिंग पर्पज से हम यूज नहीं कर सकते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के एग्जांपल्स में हम देते हैं, इसके और सारी कैटेगरीज हैं जो मैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि अभी मैं चाह रहा हूं कि आप बेसिक समझ जाओ ताकि आपको डिस्क्राइब करने में इजी रहे। तो अभी मैं नॉन न्यूटोनियन में बहुत सी कैटेगरीज होती हैं, लेकिन मैं अभी कुछ जनरल एग्जाम्पल लिखता हूँ तो आप समझ में आ जाओगे। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का अगर एग्जाम्पल देखो तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, जैसे मैं लिख देता हूँ ब्लड, ठीक है, पेंट, ठीक, और कह सकते हो कि स्टार्च सोल्यूशन, और आप कह सकते हो पेंट हो गया, टूथपेस्ट लिख सकते हो, ठीक, शुगर सोल्यूशन लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, शुगर सोल्यूशन है, टूथपेस्ट है, पेंट है, ये भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो। लेकिन आपने कहीं नहीं देखा होगा कि कोई मशीन पेंट से चल रही हो, कोई डिवाइस टूथपेस्ट से चल रहा हो, कोई आपका कोई भी ऐसा डिवाइस शुगर सोल्यूशन चल रहा हो। ऐसा हम लोग कब आपने कहीं नहीं देखा होगा कि कोई ऐसी मशीन है जो पेंट से ऑपरेट हो रही है, नहीं होती है। उसको इंजीनियरिंग फ्लूइड ही चाहिए चलने के लिए, क्योंकि ये सब क्या है, किसी न किसी डिफॉर्मेशन के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा जो भी इस तरह के लिक्विड होंगे। जैसे मान लो आप कह सकते हो हनी हो गया आपका, ठीक है, बटर हो गया, ठीक, मिल्क हो गया आपका, ठीक, ये सारे जितने भी फ्लूइड और बचते हैं, मतलब कुछ गिने चुने जो इंजीनियरिंग में काम आते हैं उनको छोड़ दिया जाए तो जो भी फ्लूइड बचेंगे वो सारे के सारे आपके न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाएंगे। अब सॉरी, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाएंगे। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का मतलब क्या हुआ कि जो इस न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को नहीं मानता है। मतलब कह सकते हो कि ऐसे लिखोगे टाउ, अगर इसको लिखना हो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को तो क्या लिख सकते हो, ये तो मैं लिखना ही भूल गया, सॉरी। इसको अगर डिफाइन करना हो तो मैं यहाँ लिखता हूँ अलग से, ये तो हो गया न्यूटोनियन के लिए। अगर मैं यहाँ लिखूं इसके बारे में
नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए तो इसमें क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू ए डी यू अपॉन डी वाई पे पावर n, वेयर n इज नॉट इक्वल टू 1। अब देखो चेंज क्या आ गया, हमने यहाँ पे चेंज क्या लाया, टाउ प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। यहाँ से हम क्या लिख सकते थे, इसको ऐसे लिखते थे, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। तो ये जितने फ्लूइड पे लगेगा, ठीक है, मतलब जिसकी विस्कोसिटी कांस्टेंट है, जो टाइम फेनोमेना में चेंज नहीं करेगी, तो उसमें हम इन सबको लगा सकते हैं। इन सारे लिक्विड्स के ऊपर ये लॉ अप्लीकेबल होगा, लेकिन ये यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा नीचे वाले फ्लूइड्स में। इसमें क्या आएगा कि टाउ बराबर कुछ कांस्टेंट ए बी सी कुछ भी मान लीजिए, वो हमने कुछ रैंडमली मान लिया है, डी यू अपॉन डी वाई पे पावर n। अब n की वैल्यू 1 नहीं होगी, मतलब कि जिस रेट से टाउ बढ़ेगा उस रेट से डी यू अपॉन डी वाई नहीं बढ़ेगा। तो अगर हम इसमें ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे, जैसे कहने का मतलब ये है, अगर हम ऐसे ग्राफ बनाते हैं, ये टाउ और ये डी यू अपॉन डी वाई, तो हो सकता है कि हमें कोई वेरिएशन ऐसे देखने को मिल जाए, कुछ ऐसे देखने को मिल जाए, कुछ यूं देखने को मिल जाए, ऐसे वेरिएशन हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल नहीं है, पैराबोला बन सकता है, इलेप्टिकल बन सकता है। तो ये सारे डायग्राम हमको देखने को मिल सकते हैं। वेयर यहाँ लिख सकते हो a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, n भी कोई आर्बिट्री वैल्यू है। तो यहां मैं कहने का सेंस ये बता रहा हूं कि जब तक टाउ प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई है, तो अगर हम कोई म्यू की वैल्यू रखते हैं तो ये वैल्यू प्रोपोर्शनल मिलती रहेगी, जिसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि ये न्यूटोनियन फ्लूइड के डिफिनीशन पे फॉलो होके चल रहा है। लेकिन जब आपका इसमें कोई प्रॉब्लम आती है कि ये लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है, ये फॉलो नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें तुरंत ही बिहेवियर में, मतलब इसके फॉर्मूले में चेंज कर लेते हैं। दैट इज टाउ इज इक्वल टू ए डी यू अपॉन डी वाई पावर n। तो अब ये हो गया नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का फॉर्मूला, कि यहाँ भी स्ट्रेस इसके बराबर तो चलेगा, लेकिन कांस्टेंट वेरी कर सकते हैं। अब वो वेरिएबल लीनियर हो सकता है, पैराबोलिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, इसमें आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि देखो ब्लड और पेंट सेम बिहेवियर नहीं हो सकता। मैं अगले लेक्चर में इसको बताऊंगा, जब हम पढ़ेंगे रियोलॉजिकल डायग्राम। तो रियोलॉजिकल डायग्राम का मतलब ही ये होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड की स्टडी करना वहां पे। तो ब्लड, पेंट, स्टार सॉल्यूशन, टूथपेस्ट, ऑल्दो ये सारे फ्लूइड हैं और सारे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हैं, लेकिन फिर भी ये सब भी आपस में मेल नहीं करते हैं। भाई हनी और पेंट में अलग कॉम्बिनेशन हो सकता है, बटर टूथपेस्ट अलग जाएंगे, ठीक है, स्टार सॉल्यूशन अलग जाएगा, मतलब है तो नॉन न्यूटोनियन, लेकिन अब ये भी किसी ग्रुप में फर्दर क्लासिफाई होंगे। ठीक है, जैसे अगर आपकी बात करें तो आप क्या हो, स्टूडेंट हो इन जनरल, लेकिन आप कोई पूछे कि किसके स्टूडेंट हो, स्ट्रीम क्या, तो आप क्या बताओगे कि आप बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, यानी आप बीटेक कर रहे हो, ब्रांच कौन सा, सिविल इंजीनियरिंग है, ऑल्दो आप हो स्टूडेंट। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे आपके नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हैं, लेकिन ये भी क्या है, कहीं ना कहीं आपका कहते हो कि ये आपके कहीं ना कहीं ये भी बाइफरकेट आगे होंगे। तो ये नोट डाउन कर लीजिए आप सभी लोग, जितना मैंने लिखा है ब्लैक बोर्ड पे। अगर इसको आपको थोड़ा बहुत लग रहा होगा कोई भी प्रॉब्लम कि सर ये कैसे डिफ्रेंशिएट होगा, तो जो लेक्चर नंबर 17 आपका आएगा इसके बाद, उसमें हम लोग इसको कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग रियोलॉजिकल डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग उस लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे। तो अभी इसको नोट डाउन कर लीजिए थोड़ा सा आप लोग।
सो फ्रेंड्स एक करेक्शन आपका है कि लेक्चर नंबर थोड़ा गलत लिख गया है यहाँ पे। दिस इज लेक्चर नंबर 17, मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ आप लोगों को, तो थोड़ा सही कर लीजिएगा। दिस इज लेक्चर नंबर 17, ठीक है। ये थोड़ा काउंटिंग में गड़बड़ हो गया था, तो ये 17 लेक्चर है, और इसी लेक्चर को जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो वो लेक्चर नंबर 18 में जाएगा, दैट इज रियोलॉजिकल डायग्राम ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। तो रियोलॉजिकल डायग्राम हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 18 में। ये बाय मिस्टेक मैंने 16 लिख दिया था, काउंटिंग में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, अभी मैंने देखा कि ये लेक्चर नंबर 17 आपका रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो आई थिंक ये टॉपिक समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इस टॉपिक में लगती है तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम अगर इससे रिलेटेड है तो आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो इस पे, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 18 में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।